हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि डाइजेशन की प्रक्रियाएं किस प्रकार हो रही थी। अब तक आपने पढ़ा था कि डाइजेशन जो था वो डाइजेशन किस प्रकार हो रहा था और स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार हुआ। आगे के स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूडेनम, यानी कि जो ग्रहणी था उस ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता था। देखिए, आपने पढ़ा हुआ था कि जो आपकी ग्रहणी होती है वो सी आकार की एक संरचना होती है और सी आकार की संरचना में आपके एक नलिक होती है जिसे हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो सी आकार की संरचना होती है इसमें एक नलिक होती है जिसे हम लोग हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट कहते हैं। इसमें इसी ग्रहणी में, यानी कि ये ड्यूडेनम है, क्या है? ड्यूडेनम ग्रहणी है और इसमें बाइल भी आता है, यानी कि पित्त भी आता है लीवर से या फिर आपके जो गॉल ब्लैडर होते हैं पित्ताशय से, क्योंकि पित्ताशय में बाइल जो है, पित्त जो है वो कलेक्ट होता है। और क्या? पैंक्रियाटिक जूस। क्या? पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस ये भी इसी में आता है, रिलीज होता है किससे? इस हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से। और जो भी जूसेस रिलीज होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि जो भी बाइल है यानी कि पित्त है जो लीवर से निकल के आता है उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। ध्यान में रखना है कि जो भी बाइल आती है उस बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन में रोल अदा करती है। कैसे? अभी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, बाइल जो है वो क्षारीय पदार्थ है। बाइल क्या है? एक क्षारीय पदार्थ होता है। डाइजेशन इन स्टमक में आपके जो भी काइम बन रहा था वो अम्लीय हो जा रही थी। जब भी फूड्स आपके ड्यूडेनम में आता है, पहला काम कि एंजाइम की रिएक्शन के लिए फूड पर पहले उसको क्षारीय फॉर्म में लेके आना है। इसलिए बाइल का पहला काम जो है, क्योंकि बाइल क्षारीय होती है, वो अम्लता को दूर करती है और उसको यानी कि काइम को क्षारीय फॉर्म में लाती है जिससे कि एंजाइम उसको उस पर रिएक्ट कर सके। दूसरी कि एंजाइम नहीं है फिर भी वो क्या करती है? रोल अदा करती है। कौन? बाइल। पहला काम कि हमने जो अभी बताया है ये। दूसरा क्या होता है कि ये बाइल जो होती है ये आपके फैट्स को छोटे छोटे बिंदु कणों में बदलती है, छोटे छोटे बिंदु खंडों में बदलती है, जिसे हम लोग फैट्स का एमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि फैट का पायसीकरण कहते हैं। पायसीकरण में क्या होता है कि ये जो बाइल्स होती है ये फैट्स को छोटे छोटे खंडों में बदलती है, ये आपकी पायसीकरण कहलाते हैं। इसके अलावा क्या करती है बाइल जो है वो बाइल आपके जो फैट्स हैं, फैट के एब्जॉर्बेशन, यानी कि बाइल जो साल्ट है या बाइल जो है ये बाइल आपकी क्या करता है? पित्त लवण जो आपके फैट्स है इसके एब्जॉर्बेशन यानी कि इसके अवशोषण में हेल्प करता है। साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन है एडीई के इनके भी एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए बाइल की जो है वो महत्वपूर्ण फंक्शन होती है डाइजेशन के लिए। दूसरी जो पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज द्वारा जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होती है इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, मैंने लिखा है और पहले भी हमने बताया था। पैंक्रियाज में एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एक्सेट्रा। तो देखिए, एमाइलोप्सिन पहले एंजाइम में लिखा है कि जो आपके पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन किस पर काम कर रहा है? स्टार्च पर। स्टार्च क्या है? मंडल, प्लांट द्वारा बनाया गया चीज है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल लेते हैं, इनमें क्या है? आपके स्टार्च ही है। और यही एमाइलोप्सिन क्या करती है? इस स्टार्च को कन्वर्ट करती है किसमें? सरल अणु में। सरल अणु कौन से हैं? माल्टोज। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स, अर्थात दो सैकेराइड्स, यानी कि दो शर्कराओं से मिलकर जो बने हुए अणु होती है उनसे हम लोग क्या कहते हैं? माल्टोज। डाइसैकेराइड्स कहते हैं। सिंपल अणु में तोड़ती है कौन? एमाइलोप्सिन। क्लियर? दूसरी जो होती है ट्रिप्सिन, ये भी क्या है? पैंक्रियाटिक एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पहले पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। इसमें ट्रिप्सिनोजन है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये आपके इनएक्टिव फॉर्म है। बाद में इसे क्या किया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एक्टिव फॉर्म में, किसमें? एक्टिव में बदल दिया जाता है, सक्रिय अवस्था में। जब ये सक्रिय अवस्था में बदलता है ट्रिप्सिन में, तभी ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम हो पाती है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दाल ले रहे हैं हम लोग, सोयाबीन ले रहे हैं, इनमें क्या है? प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन को क्या करती है? ट्रिप्सिन जो होती है गला देती है। किसमें गला देती है? कौन से सरल अणु में? कौन से घुलनशील अणु में? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर? तीसरी जो एंजाइम्स है गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं, पैंक्रियाटिक लाइपेज।
लाइपेज क्या काम कर रहा है? फैट्स को गला रहा है। किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इसमें इस फैट यानी कि फैट कहां से मिला आपको? आप मांस खा रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं? तैलीय चीज खा रहे हैं, नारियल खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ठीक? तो इसमें क्या है? तेल होती है यानी कि फैट्स होती हैं। यही क्या करता है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? उस फैट्स को गलाता है और सरल अणु में बदलता है। किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये घुलनशील एवं सरल अणु हैं। इन सरल अणुओं को ही हमारी जो सेल्स होती हैं वो ले पाएंगी। इसीलिए ये एंजाइम काम करते हैं कि इनको सरल अणु में बदला जाए। फैट को किसमें? इन दोनों में यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्या है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करते हैं किस पे? पॉलीपेप्टाइड्स पर। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? कहां से मिला हुआ हम लोगों को? डाइजेशन से। किसके डाइजेशन से? प्रोटीन्स के। यहां देखिए पॉलीपेप्टाइड्स मिला हुआ है यानी कई सारी अमीनो एसिड जो होती हैं, प्रोटीन जो होती है, कई सारी छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। किससे? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ढेर सारे, इन्हीं अमीनो एसिड को क्या करती है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होती है इस बंध को जिससे जुड़े होते हैं उसको तोड़ देती है। किसमें तोड़ती है? पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड्स में। ठीक है ना? पॉलीपेप्टाइड्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या काम करेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक करेंगे। किसमें? पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स में। क्लियर? ये सरल चीज है, घुलनशील अणु हैं। ये डाइजेशन के सबसे सरल अणु हैं। किसके? प्रोटीन के डाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंजाइम न्यूक्लिएज। कौन से एंजाइम? न्यूक्लिएजेज। क्लियर? न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम काम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या? डीएनए और आरएनए होते हैं। दो एंजाइम यहां मिला है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और दूसरा राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या काम कर रहा है? डीएनए को जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या करता है? गला देता है, ब्रेक कर देता है सिंपल फॉर्म में। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स। और राइबोन्यूक्लिएज क्या करता है? ये भी राइबोन्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इस तरह ये सिंपल चीज मिले। आपके डाइजेशन कहां कंप्लीट हुआ? ड्यूडेनम में। आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन। देखिए छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग पूरी तरह समाप्त ही हो जाता है या फिर पूरी तरह खत्म ही हो जाता है। भोजन का ज्यादा डाइजेशन बचता नहीं है। यानी कि देखिए इसमें क्या है? पहले एंजाइम जो निकल यानी कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी दीवार में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे हम लोग लीवर खून और एक सेल्स पाई जाती है। तो ये जो होते हैं ये कुछ एंजाइम्स का यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का स्राव करते हैं जिसमें आपके एंजाइम्स पाई जाती है। एंजाइम क्या कर रहे हैं? माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम क्या कर रहे हैं? माल्टोज को ब्रेक कर रहे हैं। किसमें? सबसे सरल अणु और घुलनशील अणु किसमें? ग्लूकोज। क्लियर? समझ में आया? देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेज एंजाइम क्या कर रही है? इसको सरल अणु एकदम से घुलनशील और सरल अणु में बदल रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? हमारे शरीर के लिए ईंधन है। क्या है? फ्यूल है, सोलर फ्यूल है। इसी की ऑक्सीडेशन से क्या होती है? ऊर्जा बनती है। तो ये सरल चीज आपको मिल गई। ये सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ये भी एक सतराई है। तो ये सुक्रेज एंजाइम काम कर रहा है इस पर। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज। किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज में। लाइपेज। देखिए लाइपेज क्या काम कर रहा है? बची कुछ जो फैट्स होते हैं उस फैट्स को अब क्या कर रहा है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको चेंज कर दे रहा है वसा को। लैक्टोज यानी कि आपके दूध में पाया जाने वाला ये शर्करा है, इसको इस पर कौन कार्य कर रहा है? लैक्टेज एंजाइम। किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो इस तरह इस मिल्क शुगर को क्या कर रहा है? ये एंजाइम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल दे रहा है। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम किस पर काम करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स पर। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसको तोड़ देते हैं किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट में। किसमें तोड़ देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स प्लस फास्फेट में। और दूसरी जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स बचती है, ठीक है ना? न्यूक्लियोटाइड्स। और इस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये। और न्यूक्लियोसाइड जो होती है इस न्यूक्लियोसाइड्स को कौन तोड़ता है? न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को किसमें तोड़ती है? नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनीय क्षार और प्लस शुगर। तो इसमें तोड़ देती है इस तरह यानी कि डीएनए और आरएनए सरल अणु में बदल जाता है। वो सरल अणु क्या हो गए?
नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनीय क्षारक प्लस शुगर प्लस फास्फेट, क्योंकि हमारी डीएनए जो होती है इन तीनों चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? ये तीन चीजें, यानी कि फास्फेट से, नाइट्रोजनस बेस से और शुगर से, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनी होती है? हमारी डीएनए बनी होती है, आरएनए बनी होती है। इसलिए डाइजेशन क्रिया में इन्हीं तीनों चीजों को सरल अणु में बदला जाता है, यानी कि डीएनए आरएनए को इन तीनों रूपों में ले आया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है, लगभग कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। थोड़ी बहुत जो डाइजेशन होता है, यानी कि जो सेलुलोज होते हैं उसका डाइजेशन सीकम में होता है, बाकी और डाइजेशन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके द्वारा कुछ एंजाइमों का संश्लेषण होता है, एंजाइम नहीं कुछ विटामिनों का संश्लेषण होता है। इसके अलावा आपके ये जो होते हैं, जो भी फूड आती है उस फूड का ये फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि किण्वन करते हैं, और किण्वन से जो ऊर्जा बनती है वो प्रयोग करते हैं। इनके किण्वन से कुछ गैस बनती है, नाइट्रोजन बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, अमोनिया बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इन गैस के निकलने की वजह से थोड़ी बहुत गंध आती है। तो ये चीजें जो हैं वो आपके थे डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहां तक आपको पढ़ना है आपके डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन की प्रक्रिया में जो हमने आगे की स्टेप को बताया था, लिखा था नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि चौथी पॉइंट में हमने लिखा था कि एसिमिलेशन, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एसिमिलेशन, मीलेशन, यानी कि इससे पहले हमने लिखा था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन के बाद मैंने क्या लिखा था प्रोसेस में, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये तीसरी पॉइंट थी, नहीं ये चौथी है, और तीसरी क्या थी? डाइजेशन थी। पांचवी क्या है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब फूड का पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है तो फूड में उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जलीय फॉर्म में, उनको हमारी सिस्टम जो होती है सोख लेती है और खून में डाल देती है। जो एब्जॉर्बेशन की क्रिया होती है वो हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जल का, एल्कोहल्स का और इनऑर्गेनिक चीजों का एब्जॉर्बेशन जो है वो स्टमक से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेशन होता है वो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक दीवार होती है उस पर उंगली सादृश संरचनाएं लगी होती है। क्या लगी होती हैं? उंगली सादृश संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग बिलाई कहते हैं, यानी कि रसांकुर कहते हैं। इस रसांकुर के अंदर विभिन्न नलिकाएं होती हैं बारीक। ये जो दीवार होती है ये विसरण युक्त होती है। जब भी भोजन का डाइजेशन होता है तो भोजन के डाइजेशन से जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, खनिज, विटामिन, जल, ये सब क्या हैं? आपके पोषक तत्व होते हैं। गले फॉर्म में यानी कि सरल और घुलनशील अवस्था में आते हैं। तो जो आप पर आपके ढेर सारी रसांकुर पाए जाते हैं, बिलाई पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों को सोख कर आपके ये क्या करते हैं? खून में डाल देते हैं। क्या करते हैं? खून में डाल देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन आपके क्या हुआ? स्टमक में भी हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उस दीवार में आपके बिलाई लगे होते हैं, जो जलीय और घुलनशील पोषक तत्वों को क्या करते हैं? सोख के खून में डाल देते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जल का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन भी और रेक्टम में भी आपके होता है। अब जो आते हैं एसिमिलेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाल दी गई कहाँ? खून में। खून जो है सर्कुलेशन के द्वारा इसे बॉडी के टिश्यूज के पास पहुंचाएगा। जो टिश्यू होती हैं, टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं? टिश्यू फ्लूइड से यानी कि ऊतक द्रव से इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं? कौन ले लेता है? आपके सेल्स ले लेती हैं। क्या? सेल्स ले लेती है इन न्यूट्रिएंट्स को। इन न्यूट्रिएंट्स को सेल जो होती हैं वो आपकी कहां से? टिश्यू फ्लूइड से इस न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं, और सेल्स के जो साइटोसॉल होते हैं उस साइटोसॉल्स में इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं? मिला लेती हैं। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स होता है उन न्यूट्रिएंट्स का सेल्स के साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म में विलीन होना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है, यानी कि सौंगीकरण कहलाता है। और इस सौंगीकरण से आपके जो द्रव की रचना होती रहती है
और इन्हीं पदार्थों का उपयोग करके ही सेल्स अपनी जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन उपापचयी क्रियाओं को सही तरीके से चलाती है और सेल अच्छी तरह का वर्क करती हैं तो हमारी जो शरीर होती है वो भी क्या होती है, वो स्वस्थ होती है। तो ये थी आपकी एसिमिलेशन। लास्ट जो स्टेप मैंने लिखा था इजेशन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो पास करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से हास्ट्रल मूवमेंट्स की वजह से जो हास्ट्रा पाए जाते हैं उसके गति की वजह से फूड जो है पास करके कहाँ पहुंच जाता है, रेक्टम में। देखिए जो वो फूड होता है वो अनडाइजेस्ट फूड होता है, यानी कि अपचित भोजन होता है। उस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना ही आपके क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जाकर आपके डाइजेशन की पूरी जो प्रोसेस थी, इजेशन ऑफ फूड यानी कि इनडाइजेस्टेबल जो फूड थी और जो कोई कुछ आपके बाइल के जो पिगमेंट थे वो सारी चीजें बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया जो थे, इन सारी चीजों को शरीर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है इसके द्वारा। ये आपके इजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आपके डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार पुनः हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। पहले आपने जाना कि आपके इंजेक्शन थी, दूसरी जो थी वो कंडक्शन थी, तीसरी जो थी वो आपकी डाइजेशन थी, चौथी जो थी वो आपकी एब्जॉर्प्शन थी, पांचवी एसिमिलेशन और छठवीं जो मैंने लास्ट में बता रहा हूँ एजेशन। तो इस तरह इन 6 स्टेप के अंतर्गत आपकी डाइजेशन की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। कम समय में मैंने इस डाइजेशन की प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसका नोट प्रिपेयर करेंगे। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि डाइजेशन की प्रक्रियाएं किस प्रकार हो रही थी। अब तक आपने पढ़ा था कि डाइजेशन जो था वो डाइजेशन किस प्रकार हो रहा था और स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार हुआ। आगे के स्टेप में हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूडेनम, यानी कि जो ग्रहणी था उस ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता था। देखिए आपने पढ़ा हुआ था कि जो आपकी ग्रहणी होती है वो सी आकार की एक संरचना होती है और सी आकार की संरचना में आपके एक नलिक होती है जिसे हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो सी आकार की संरचना होती है इसमें एक नलिक होती है जिसे हम लोग हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट कहते हैं। जिसमें इसी ग्रहणी में, यानी कि ये ड्यूडेनम है, क्या है, ड्यूडेनम ग्रहणी है और इसमें बाइल भी आता है, यानी कि पित्त भी आता है लीवर से या फिर आपके जो गॉल ब्लैडर होते हैं पित्ताशय से, क्योंकि पित्ताशय में बाइल जो है, पित्त जो है वो कलेक्ट होता है। और क्या, पैंक्रियाटिक जूस, क्या, पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस ये भी इसी में आता है, रिलीज होता है किससे, इस हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से। और जो भी जूसेस रिलीज होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि जो भी बाइल है यानी कि पित्त है जो लीवर से निकल के आता है उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। ध्यान में रखना है कि जो भी बाइल आती है उस बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन में रोल अदा करती है। कैसे, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए बाइल जो है वो क्षारीय पदार्थ है। बाइल क्या है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। डाइजेशन इन स्टमक में आपके जो भी काइम बन रहा था वो अम्लीय हो जा रही थी। जब भी फूड्स आपके ड्यूडेनम में आता है, पहला काम कि एंजाइम की रिएक्शन के लिए फूड पर पहले उसको क्षारीय फॉर्म में लेके आना है। इसलिए बाइल का पहला काम जो है, क्योंकि बाइल क्षारीय होती है, वो अम्लता को दूर करती है और उसको यानी कि काइम को क्षारीय फॉर्म में लाती है जिससे कि एंजाइम उसको उस पर रिएक्ट कर सके। दूसरी कि एंजाइम नहीं है फिर भी वो क्या करती है, रोल अदा करती है, कौन, बाइल। पहला काम कि हमने जो अभी बताया है ये। दूसरा क्या होता है कि ये बाइल जो होती है ये आपके फैट्स को छोटे छोटे बिंदु कणों में बदलती है, छोटे छोटे बिंदु खंडों में बदलती है, जिसे हम लोग फैट्स का एमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि फैट का पाइसीकरण कहते हैं। पाइसीकरण में क्या होता है कि ये जो बाइल्स होती है ये फैट्स को छोटे छोटे खंडों में बदलती हैं, ये आपकी पाइसीकरण कहलाते हैं। इसके अलावा क्या करती है बाइल जो है, वो बाइल आपके जो फैट्स हैं, फैट के एब्जॉर्बेशन, यानी कि बाइल जो साल्ट है या बाइल जो है, ये बाइल आपकी क्या करता है, पित्त लवण जो आपके फैट्स है इसके एब्जॉर्बेशन यानी कि इसके अवशोषण में हेल्प करता है। साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन है एडीई के इनके भी एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए बाइल की जो है वो महत्वपूर्ण फंक्शन होती है डाइजेशन के लिए।
दूसरी जो पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज द्वारा जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होती है, इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, मैंने लिखा है और पहले भी हमने बताया था पैंक्रियाज में एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एक्सेट्रा। तो देखिए एमाइलोप्सिन पहले एंजाइम लिखा है कि जो आपके पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन किस पर काम कर रहा है? स्टार्च पर। स्टार्च क्या है? मंडल, प्लांट द्वारा बनाया गया चीज है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल लेते हैं, इनमें क्या है आपके स्टार्च ही है। और यही एमाइलोप्सिन क्या करती है? इस स्टार्च को कन्वर्ट करती है किसमें? सरल अणु में। सरल अणु कौन से हैं? माल्टोज। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स, अर्थात दो सैकेराइड्स, यानी कि दो शर्कराओं से मिलकर जो बने हुए अणु होते हैं उनसे हम लोग क्या कहते हैं? माल्टोज, डाइसैकेराइड्स कहते हैं। सिंपल अणु में तोड़ती है कौन? एमाइलोप्सिन। क्लियर? दूसरी जो होती है ट्रिप्सिन, ये भी क्या है? पैंक्रियाटिक एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पहले पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ट्रिप्सिनोजेन एंड काइनोट्रिप्सिनोजेन। इसमें ट्रिप्सिनोजेन है। तो ट्रिप्सिनोजेन जो है ये आपके इनएक्टिव फॉर्म है। बाद में इसे क्या किया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एक्टिव फॉर्म में, किसमें? एक्टिव में बदल दिया जाता है, सक्रिय अवस्था में। जब ये सक्रिय अवस्था में बदलता है ट्रिप्सिन में, तभी ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम हो पाती है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दाल ले रहे हैं हम लोग, सोयाबीन ले रहे हैं, इनमें क्या है? प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन को क्या करती है? ट्रिप्सिन जो होती है गला देती है। किसमें गला देती है? कौन से सरल अणु में? कौन से घुलनशील अणु में? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर? तीसरी जो एंजाइम्स है गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं, पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज क्या काम कर रहा है? फैट्स को गला रहा है। किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इसमें इस फैट यानी कि फैट कहां से मिल रहा है आपको? आप मांस खा रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं? तैलीय चीज खा रहे हैं, नारियल खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ठीक? तो इसमें क्या है? तेल होती है, यानी कि फैट्स होती हैं। यही क्या करता है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? उस फैट्स को गलाता है और सरल अणु में बदलता है। किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये घुलनशील एवं सरल अणु हैं। इन सरल अणुओं को ही हमारी जो सेल्स होती हैं वो ले पाएंगी। इसीलिए ये एंजाइम काम करते हैं कि इनको सरल अणु में बदला जाए। फैट को किसमें? इन दोनों में, यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्या है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करते हैं किस पे? पॉलीपेप्टाइड्स पर। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? कहां से मिला हुआ हम लोगों को? डाइजेशन से। किसके डाइजेशन से? प्रोटीन्स के। यहाँ देखिए पॉलीपेप्टाइड्स मिला हुआ है, यानी कई सारी अमीनो एसिड जो होती हैं, प्रोटीन जो होती है, कई सारी छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। किससे? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ढेर सारे, इन्हीं अमीनो एसिड को क्या करती है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होती है इस बंध को जिससे जुड़े होते हैं उसको तोड़ देती है। किसमें तोड़ती है? पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स में। ठीक है ना? पॉलीपेप्टाइड्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या काम करेगी? पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक करेगी। किसमें? पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स में। क्लियर? ये सरल चीज है, घुलनशील अणु हैं। ये डाइजेशन के सबसे सरल अणु हैं। किसके? प्रोटीन के डाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करते हैं नेक्स्ट एंजाइम न्यूक्लिएज। कौन से एंजाइम? न्यूक्लिएजेज। क्लियर? न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम काम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या? डीएनए और आरएनए होते हैं। दो एंजाइम यहां मिला है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और दूसरा राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या काम कर रहा है? डीएनए को जो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या करता है? गला देता है, ब्रेक कर देता है सिंपल फॉर्म में। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स। और राइबोन्यूक्लिएज क्या करता है? ये भी राइबोन्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इस तरह ये सिंपल चीज मिले। आपके डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हुआ? डिओडेनम में। आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन। देखिए छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग पूरी तरह समाप्त ही हो जाता है या फिर पूरी तरह खत्म ही हो जाता है। भोजन का ज्यादा डाइजेशन बचता नहीं है। यानी कि देखिए इसमें क्या है? पहले एंजाइम जो निकल, यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी दीवार में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हम लोग लीवर खून और एक सेल्स पाई जाती है। तो ये जो होते हैं ये कुछ एंजाइम्स का, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का स्राव करते हैं, जिसमें आपके एंजाइम्स पाई जाती है। एंजाइम क्या कर रहे हैं? माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम क्या कर रहे हैं? माल्टोज को ब्रेक कर रहे हैं। जिसमें सबसे सरल अणु और घुलनशील अणु किसमें? ग्लूकोज। क्लियर?
समझ में आया? देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेज एंजाइम क्या कर रही है, इसको सरल अणु एकदम से घुलनशील और सरल अणु में बदल रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, हमारे शरीर की एक ईंधन है, क्या है, फ्यूल है, सोलर फ्यूल है। इसी की ऑक्सीडेशन से क्या होती है, ऊर्जा बनती है। तो ये सरल चीज आपको मिल गई। ये सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, ये भी एक सकराई है। तो ये सुक्रेज एंजाइम काम कर रहा है इस पर। कौन से एंजाइम, सुक्रेज, इसमें बदल रहा है ग्लूकोज में। लाइपेज, देखिए लाइपेज क्या काम कर रहा है, बची कुछ जो फैट्स होते हैं उस फैट्स को अब क्या कर रहा है, फैटी एसिड प्लस ग्लूसान में इसको चेंज कर दे रहा है वसा को। लैक्टोज यानी कि आपके दूध में पाया जाने वाला ये शर्करा है, इसको इस पर कौन कार्य कर रहा है, लैक्टेज एंजाइम, इसमें बदल रहा है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो इस तरह इस मिल्क शुगर को क्या कर रहा है, ये एंजाइम ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज, टाइडेज एंजाइम्स होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम किस पर काम करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पर। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसको तोड़ देते हैं किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट में। किसमें तोड़ देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्लस फास्फेट में। और दूसरी जो होती है जो न्यूक्लियोटाइड्स बचती है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, और इस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये। और न्यूक्लियोसाइड जो होती है, इस न्यूक्लियोसाइड्स को कौन तोड़ता है, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को किसमें तोड़ती है, नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनीय क्षार और प्लस शुगर, तो इसमें तोड़ देती है इस तरह। यानी कि डीएनए और आरएनए सरल अणु में बदल जाता है। वो सरल अणु क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनीय क्षारक प्लस शुगर प्लस फास्फेट, क्योंकि हमारी डीएनए जो होती है इन तीनों चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, ये तीन चीजें, यानी कि फास्फेट से, नाइट्रोजनस बेस से और शुगर से, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनी होती है, हमारी डीएनए बनी होती है, आरएनए बनी होती है। इसलिए डाइजेशन क्रिया में इन्हीं तीनों चीजों को सरल अणु में बदला जाता है, यानी कि डीएनए आरएनए को इन तीनों रूपों में ले आया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है, लगभग कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। थोड़ी बहुत जो डाइजेशन होता है, यानी कि जो सेलुलोज होते हैं उसका डाइजेशन सीकम में होता है, बाकी और डाइजेशन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके द्वारा कुछ एंजाइमों का संश्लेषण होता है, एंजाइम नहीं कुछ विटामिनों का संश्लेषण होता है। इसके अलावा आपके ये जो होते हैं, जो भी फूड आती है उस फूड का ये फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि किण्वन करते हैं, और किण्वन से जो ऊर्जा बनती है वो प्रयोग करते हैं। इनके किण्वन से कुछ गैस बनती है, नाइट्रोजन बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, अमोनिया बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इन गैस के निकलने की वजह से थोड़ी बहुत गंध आती है। तो ये चीजें जो हैं वो आपके थे डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है आपके डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन की प्रक्रिया में जो हमने आगे की स्टेप को बताया था, लिखा था नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि चौथी पॉइंट में हमने लिखा था कि एसिमिलेशन, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, एसिमिलेशन, यानी कि इससे पहले हमने लिखा था एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन के बाद मैंने क्या लिखा था प्रोसेस में, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये तीसरी पॉइंट थी, नहीं ये चौथी है, और तीसरी क्या थी, डाइजेशन थी, पांचवी क्या है, एसिमिलेशन। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब फूड का पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है तो फूड में उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जलीय फॉर्म में, उनको हमारी सिस्टम जो होती है सोख लेती है और खून में डाल देती है। जो एब्जॉर्बेशन की क्रिया होती है वो हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जल का, एल्कोहल्स का और इनऑर्गेनिक चीजों का एब्जॉर्बेशन जो है वो स्टमक से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेशन होता है वो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक दीवार होती है उस पर उंगली सादृश संरचनाएं लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? उंगली सादृश संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग बिलाई कहते हैं, यानी कि रसांकुर कहते हैं। इस रसांकुर के अंदर विभिन्न नलिकाएं होती हैं बारीक। ये जो दीवार होती है ये विसरण युक्त होती है। जब भी फूड
भोजन का डाइजेशन होता है, तो भोजन के डाइजेशन से जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, खनिज, विटामिन, जल, ये सब क्या है आपके पोषक तत्व होते हैं। गले फॉर्म में यानी कि सरल और घुलनशील अवस्था में आते हैं। तो जो आंत पर आपके ढेर सारी रासांकुर पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों को सोख कर आपके ये क्या करते हैं, खून में डाल देते हैं। क्या करते हैं, खून में डाल देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन आपकी क्या हुआ, स्टमक में भी हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उस दीवार में आपके विलाई लगे होते हैं, जो जलीय और घुलनशील पोषक तत्वों को क्या करते हैं, सोख के खून में डाल देते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जल का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन भी और रेक्टम में भी आपके होता है। अब जो आते हैं एसिमिलेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाल दी गई कहाँ, खून में। खून जो है सर्कुलेशन के द्वारा इसे बॉडी के टिश्यूज के पास पहुंचाएगा। जो टिश्यू होती हैं, टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, टिश्यू फ्लूइड से यानी कि ऊतक द्रव से इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, कौन ले लेता है, आपके सेल्स ले लेती हैं। क्या सेल्स ले लेती है इन न्यूट्रिएंट्स को। इन न्यूट्रिएंट्स को सेल जो होती हैं वो आपकी कहां से, टिश्यू फ्लूइड से इस न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं और सेल्स के जो साइटोसॉल होते हैं उस साइटोसॉल्स में इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, मिला लेती हैं। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स होता है उन न्यूट्रिएंट्स का सेल्स के साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म में विलीन होना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, यानी कि सौंगीकरण कहलाता है। और इस सौंगीकरण से आपके जुद्रव की रचना होती रहती है और इन्हीं पदार्थों का उपयोग करके ही सेल्स अपनी जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन उपापचयी क्रियाओं को सही तरीके से चलाती है और सेल अच्छी तरह का वर्क करती हैं, तो हमारी जो शरीर होती है वो भी क्या होती है, वो स्वस्थ होती है। तो ये थी आपकी एसिमिलेशन। लास्ट जो स्टेप मैंने लिखा था इजेशन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो पास करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से हास्ट्रल मूवमेंट्स की वजह से जो हास्ट्रा पाए जाते हैं उसके गति की वजह से फूड जो है पास करके कहां पहुंच जाता है, रेक्टम में। देखिए जो वो फूड होता है वो अनडाइजेस्ट फूड होता है, यानी कि अपचित भोजन होता है। उस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना ही आपके क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जाकर आपके डाइजेशन की पूरी जो प्रोसेस थी, इजेशन ऑफ फूड यानी कि इनडाइजेस्टेबल जो फूड थी और जो भी कुछ आपके बाइल के जो पिगमेंट थे वो सारी चीजें, बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया जो थे, इन सारी चीजों को शरीर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है इसके द्वारा। ये आपके इजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आपके डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार पुनः हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। पहले आपने जाना कि आपके इंजेशन थी, दूसरी जो थी वो कंडक्शन थी, तीसरी जो थी वो आपकी डाइजेशन थी, चौथी जो थी वो आपकी एब्जॉर्प्शन थी, पांचवी एसिमिलेशन और छठवीं जो मैंने लास्ट में बता रहा हूँ एजेशन। तो इस तरह इन 6 स्टेप के अंतर्गत आपकी डाइजेशन की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। कम समय में मैंने इस डाइजेशन की प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसका नोट प्रिपेयर करेंगे। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताएंगे।